Please subscribe my channel. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे पादपों में संवहन, कंडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में संवहन कैसे होता है? संवहन शब्द से तात्पर्य है किसी पदार्थ को या विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का कार्य है वो संवहन कहलाता है। जिस प्रकार से जैसे अपने भोजन के शरीर में हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को संवहन करने का जो कार्य है वो हमारा रक्त करता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, CO2 उनका भी परिवहन रक्त करता है और कुछ अंगों के द्वारा भी उत्सर्जन का कार्य किया जाता है, तो वो एक संवहन कहलाता है। तो वैसे ही पादपों में संवहन कैसे होता है? तो हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ बनते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में जो पादप अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ यानी भोजन। जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इधर सूर्य है और सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ होता है, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं उस पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक, क्लोरोफिल। तो सूर्य पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से या सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाती है? भोजन बनाती है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। सूर्य में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? तो वो एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं संलयन क्रिया। संलयन क्रिया के अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके एक हीलियम गैस का निर्माण करते हैं, तो उससे संलयन क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा बनती है। और सौर ऊर्जा का मात्र 1% जो प्रकाश है वो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर आता है और उसमें से कुछ प्रकाश का उपयोग ये पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल उपयोग करके अपने भोजन के रूप में पादप में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप के अंदर। तो ये तो हो गई भोजन निर्माण की क्रिया। तो वायुमंडल से इसमें क्या क्या लेता है ये पेड़? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी प्रकाश जो संश्लेषण क्रिया है इसमें उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। यानी ये एक कच्ची सामग्री के रूप में काम करता है जो वातावरण से उसको प्राप्त होती है। तथा जल जड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी पानी कहाँ से लेगा वो? तो जो जड़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, तो यहाँ से जड़ों से पानी को वो जाइलम के द्वारा अवशोषित करके ऊपर की ओर खींचता है। CO2 वायुमंडल में से मिल रही है और सूर्य प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए बात करें अपन, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख अंग क्या है? पर्ण। पर्ण मीन्स पत्ती, यानी पत्तियों के द्वारा ही पादप अपना भोजन बनाता है। अगर किसी पेड़ की पत्तियां को हम तोड़ दें या पूरी की पूरी पत्तियां खराब हो जाए, पीली पड़ जाए, सूख जाए, तो उस समय पौधे के अंदर जो भोजन बनाने की क्रिया या तो तना करेगा या फिर वो पादप सूख जाएगा। तो किंतु ये सभी पदार्थ पाण तक इस प्रकार पहुंचते हैं। यानी मैंने बात की अभी कि CO2 यहाँ कैसे पहुंचेगा, प्रकाश कैसे पहुंचेगा, पानी यहाँ तक कैसे आएगा, खनिज लवण कैसे आएगा, तो वो कैसे पहुंचता है? तो उसके लिए जो उत्तक काम करता है वो कौन सा उत्तक होता है? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक, पादप में दो प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। एक तो होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। इन दोनों को ही हम संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। संवहन में जो जाइलम है वो क्या करता है कि जाइलम के द्वारा जल तथा उसमें घुले हुए जो खनिज लवण हैं, क्या क्या है, याद कैसे रखेंगे? जैसे जाइलम और जैसे जल, तो आसानी से अपन इसको याद रख सकते हैं। यानी जाइलम जो है वो जड़ के द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल और उस जल में घुले हुए जो खनिज लवण हैं वो प्रत्येक भाग तक वहाँ से पहुँचाए जाते हैं। यानी यहाँ से वो मिट्टी से जाइलम उस पानी को, लवणों को यहाँ से ग्रहण करेगा और ग्रहण करके पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है? उसको सप्लाई करता है। बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम है वो बाहर की ओर होता है, जाइलम अंदर की ओर होता है। जैसे आपने कभी पेड़ को देखा होगा, उसकी जो बाहर की छाल होती है वो छाल में क्या पाया जाता है? उसका फ्लोएम। तो फ्लोएम से भी अपन आसानी से याद कर सकते हैं, फैस से फ्लोएम और फैस से फूड। यानी पादप के अंदर जो भोजन बनता है या पादप के पत्ते में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को वहां से यानी पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में सप्लाई किया जाता है। तो वो कौन करता है? फ्लोएम। इसको भी हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक के नाम से
जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हो पत्तियों से बना हुआ भोजन फ्लोएम के द्वारा हर भाग तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव बराबर पानी को ऊपर की ओर खींचता रहता है। यानी जैसे हमने पढ़ा था जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य हो गया जल को ऊपर तक पहुंचाना। लेकिन एक पादप अगर बहुत बड़ा हो, जैसे मान लो 30 मीटर लंबा कोई पादप है, तो उस 30 मीटर लंबे पादप के अंदर ये जाइलम अकेला उस पानी को वहां तक नहीं पहुंचा सकता, या इतना बल जाइलम के द्वारा उस पानी को नहीं मिल पाता है। तो अतिरिक्त बल के रूप में या सहायता के रूप में कौन काम करता है? वाष्पो उत्सर्जन। ये कैसे काम करता है? तो जैसे इस पत्ती से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पानी है वो गर्म होगा, तो पानी गर्म होने पर क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने पर वो हल्का हो जाएगा, और हल्का होने पर वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। जैसे अपने घर के अंदर देखा होगा आपने, सर्दी के अंदर अपन जब भगोनी में पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन के ऊपर उड़ने लग जाता है, क्योंकि गर्म करने पर वो फैलेगा, और फैलते ही उसका आयतन बढ़ेगा, हल्का होगा, और हल्की वास्तु में से कहाँ उठती है? ऊपर की ओर चली जाती है। तो इसका पानी जब ऊपर की ओर उठेगा, जैसे मान लो ये कोई पानी का एक कण है, और ये इसके नीचे एक कण और है, और ये कण भी हैं, तो यहाँ से एक कण पानी का ऊपर की ओर उड़ने लग गया। अब इस कण और इस कण के बीच में एक आकर्षण बल है, इसको अपन अंतराण्विक आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। यानी ये कण अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कण इस नीचे वाले कण को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, दूसरा है वो तीसरे को भी अपनी ओर खींचेगा, तीसरा चौथे को भी अपनी ओर खींचेगा, और इस प्रकार से इस पूरे पादप के अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम खिंचाव बल या फिर सहसंजन तनाववाद के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं चूषण बल, यानी पानी को ऊपर की ओर चूसने का बल। इसी क्रिया को आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे कई बार जब बारिश होती है तो उस बारिश का पानी कुछ स्थानों पर चिपक जाता है, जैसे कोई पत्थर है तो उस पत्थर पर चिपका हुआ है, और कुछ चिपका हुआ तो वो उस समय नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे वहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ी बूंद बन जाएगी, तो बड़ी बूंद बनने के बाद वो नीचे गिरता। पहले क्यों नहीं गिरा? क्योंकि पहले वो जल के जो कण थे वो दूसरे कणों से चिपके हुए थे आकर्षण बल के कारण, लेकिन जब भार अधिक हो गया तो बल कम होने के कारण वो पानी की बूंद नीचे गिर जाती है। तो वैसा ही बल यहाँ काम करता है, इसको अपन चूषण बल के नाम से जानते हैं, और यह बल इस जाइलम को एक अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, जिसके द्वारा बड़ी बड़ी पादपों के अंदर भी पानी आसानी से ऊपर की ओर चला जाता है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि पादप प्रकाश संश्लेषण में CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर क्या क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश और CO2 पर्णहरित उसमें होता है, और साथ में बनता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये उत्पाद के रूप में बनता है ऑक्सीजन। प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का निर्माण पादप में कौन सी क्रिया से होता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अब है कि श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे शरीर के अंदर भी हम जो श्वसन लेते हैं उससे ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनने का जो समीकरण है वो इस प्रकार से है। समीकरण देखिए, CO2, ये CO2 वायुमंडल से मिल रही है, H2 उसको नीचे से मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश हो गया, और ये हरित लवक पत्ती के अंदर उपस्थित है। तो इन दोनों की इनकी उपस्थिति में क्रिया के द्वारा उत्पाद के रूप में बनता ऑक्सीजन, और एक बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कि पादप श्वसन कब करते हैं? तो पादप है वो श्वसन हर समय करते रहते हैं। श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं? तो श्वसन में हमेशा प्रत्येक प्राणी है वो ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस का निर्माण करता है। अब प्रश्न बनता है कि ऑक्सीजन बनाता भी है और लेता भी है, तो इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा यह है कि जितनी ऑक्सीजन श्वसन के अंदर लेता है उससे कई गुना अधिक ऑक्सीजन ये बनाता है, और जितनी ये CO2 श्वसन में छोड़ता है उससे कई गुना अधिक CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर लेता है। तो दोनों को मिलाकर के एक रिजल्ट अगर हम निकालें सामूहिक रूप से, तो रिजल्ट ये निकलता है कि वातावरण में
पादपों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और CO2 ली जाती है। ये दोनों को मिलाकर के एक संतुलित रिजल्ट निकाला जाता है, जिसको हम परिणामी रूप में जानते हैं या देखते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पादप के अंदर कुछ कार्य थे, और इसके अलावा जो विभिन्न जनन की जो क्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please subscribe my channel.